जब बॉडी तुम्हारा किस में, जब पिंड लेफ्ट तुम्हारा किस अवस्था में है? हाँ, लेफ्ट तुम्हारा है रेस्ट में। तो जब रेस्ट में है तो इस कंडीशन में देखो, सुनो, लेफ्ट जब तुम्हारा रेस्ट में है तो आभासी भार किसके बराबर था? हाँ, mg के बराबर है। ये देंगे प्रश्न बनाने के लिए। दूसरा कंडीशन तुम्हारा था कि जब कोई पिंड ये नेचुरली पागल है, तो ये आर्टिफिशियल होता है, नेचुरली है। देखो सेकंड तुम्हारा क्या है? तुम्हारा बोलो जी, जब कैसे कैसे? हाँ, एक समान वेग से गतिशील है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तब बताओ लेफ्ट में वास्तविक भार आभासी भार के? हाँ, mg, लेकिन वास्तविक भार आभासी भार के क्या होगा? बराबर। और तीसरा कंडीशन था कि जब लेफ्ट एक समान नीचे आ रहा है, इस कंडीशन में क्या था? यही तीन हुआ था। तो देखो जो नहीं पढ़ा है फिर भी वो सुन लो, एक बार रिपीट कर देते हैं। ये तुम्हारा जो लेफ्ट है, लेफ्ट में यहाँ पे कोई पिंड या बॉडी रखा गया है। अभी तुम्हारा लेफ्ट किस अवस्था में है? रेस्ट में। इस कंडीशन में आभासी भार वास्तविक भार के क्या होता है? बराबर होता है। दूसरा कंडीशन था जब लेफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रहा है तो इस कंडीशन में उसका आभासी भार जो है वास्तविक भार के क्या होता है? और जब लेफ्ट एक समान वेग से नीचे की ओर आ रहा है, इस कंडीशन में भी उसका आभासी भार जो है वास्तविक भार के, माने अभी तक कहो तीनों कंडीशन में ना कि वास्तविक भार आभासी भार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, ना हुआ तीनों में परिवर्तन, इसके पीछे क्या रीजन है? इसका आंसर ये है कि तीनों कंडीशन में त्वरण का मान 0 है। अब हम लोग आते हैं चौथा पॉइंट पर, और यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? कुछ मानेंगे, माने उस लेफ्ट में त्वरण उत्पन्न। लिखो पॉइंट नंबर 4, लिखो। जब लेफ्ट, अब ऐसा क्वेश्चन मत पूछो, अब कल के डेट में फिर पूछना कि सर रूटीन ही जनवरी में बतावल है, रूटीन जनवरी में बतावल है। अब कल के डेट में पूछना सर कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हम कहाँ से जवाब दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जवाब ही नहीं है। हाँ, जब लेफ्ट ऊपर की ओर, जब लेफ्ट ऊपर की ओर, जब लेफ्ट ऊपर की ओर, जब लेफ्ट ऊपर की ओर त्वरित रूप से गतिशील हो, त्वरित रूप से गतिशील हो, त्वरित रूप से गतिशील हो, तो लेफ्ट में, तो लेफ्ट में पिंड के, लेफ्ट में पिंड के वास्तविक भार, वास्तविक कुछ भार आभासी भार से, आभासी भार से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम होता है। देखो ये पॉइंट बता रहे हैं ना, तो पांचवा पॉइंट फिर अपने से लिखना, इसलिए इसको समझ लो। ये तुम्हारा लिफ्ट है, ये जो लिफ्ट दिख रहा है, इस लिफ्ट में कोई बॉडी है, कोई पिंड है, कोई व्यक्ति है। इसका द्रव्यमान तुम्हारा कितना है? m है। लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर गतिशील है, मतलब इस बार इसमें त्वरण है, इस बार त्वरण है, बाकी तीन कंडीशन में पहले नहीं था। नीचे की ओर पूछे इसका भार क्या है, वेट क्या है, क्या जवाब तुम्हारा आएगा? अच्छा, ऊपर की ओर जो प्रतिक्रिया बल है वो कितना होगा? ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल R।
अब एकरा में तुमको बताना है कि दोनों में से बड़ा कौन है। दोनों में से बड़ा कौन है? क्यों कह रहा है कि आर बड़ा है? क्योंकि लेफ्ट ऊपर की ओर। तो तुम क्या करेगा कि बड़े वाला में से छोटा वाला को घटा लेगा। अब बराबर में तुम्हारा क्या होगा? वही पुल्ली वाला कहानी, बराबर में हाँ एम ए। तो एम ए, तो एम कहने का मतलब उस व्यक्ति का भार, द्रव्यमान और त्वरण, ये तुम्हारा हो गया। वास्तव में निकालना तुमको कैपिटल आर है, आभासी भार थोड़ा निकालना है। तो आर बराबर एम ए प्लस, तो कैपिटल आर बराबर क्या होगा? ए प्लस। अच्छा, ये बातें पहले तीनों पॉइंट में का जिक्र नहीं किए, समीकरण ऐसे नहीं, तीनों पॉइंट में ही हमें बातें जिक्र की। पहले भी तीनों पॉइंट में हम पूरे इक्वेशन यही लिखे, क्योंकि अगर तू पहले के कंडीशन में जीरो रख, त्वरण जीरो कर लो, एम जी पटिया गया, एम जी आ जाएगा। तो सब कंडीशन में ये बातें यूज किए, लेकिन हम ये चीज नहीं दिखाएं क्योंकि मेरा एक्सेलरेशन दिख रहा था कि जीरो है, वो डिफिनेशन बता रहा था, वो कंडीशन बता रहा था, इसलिए हम वहां पर जीरो नहीं रखे। तो जब लेफ्ट ऊपर की ओर गतिशील है तो उसका आभासी भार क्या होता है? एम इंटू ए प्लस जी। अगर फार्मूला ना बोलेगा तो फिर ऐसे बोलो कि बढ़ जाता है। अब बताओ, चौथा पॉइंट लिख लिया तो पांचवा अपने सब लिख लेगा, निकाल लेगा इक्वेशन। जल्दी नोट करो। स्टॉप हो गया ना। लॉ ऑफ मोशन। एक तो 20 किलोमीटर से आ रहे हैं, फिर आते रहे हम ना। प्रसादी कहाँ ले रहे? हाँ तब आ रहे हैं ना, हुआ ना। कॉपिया किताब वो सब छीन लेंगे। हाँ हाँ ग्रेविटेशन में इसमें भी है, लेकिन वो बताए होंगे हम कहाँ पे है। हाँ था, बहुत डिटेल से बताए हैं। सुपरपोजिशन बताए ना हो, अध्यारोपण के सिद्धांत है। हाँ, तरंग के अध्यारोपण के सिद्धांत ना। सुपरपोजिशन 100% बताए होंगे। तो अध्यारोपण का सिद्धांत क्या? हाँ, अरे आप तेज बोलो ना, और कस के बोले, सबको सुनाना चाहिए। हाँ, इतना बकलोल लेके न होता ना, पूरा बकलोले होता है। पूछ रहे अध्यारोपण का सिद्धांत सुपरपोजिशन बताओ, लेकिन नहीं बतावल है। ऐसे क्या हो रही बतावल है? और तेज थोड़ा सा बोलो ना, एकदम बतावल है। और जितना बढ़िया से टॉपिक बताए हैं उतना कोई टॉपिक बढ़िया से बताए भी नहीं होंगे। मैं ऐसा टॉपिक के कह रहा बतावल है ना, बतावल है जो कि यही मैंने सबसे बढ़िया से टॉपिक यही बतावल होगा, और उसको कह रहा है कि नहीं बतावल है। एक से तो पूछवे ना करेंगे, क्योंकि बोलते बेचारे अपने ही सुनते हैं। एक तो खत्म करो, एक प्रभाव धीरे धीरे सब पर पड़ रहा है। सुपरपोजिशन बताया हुआ है, व्यतिकरण जो चैप्टर में चल रहा था, पहले ना बताओ है। व्यतिकरण जहाँ लिखा होगा जस्ट ओकर ऊपर, तब बाबू अध्यारोपण
तो सुपरपोजिशन के हिंदी कुछ ही होता है। तरंग के अध्यारोपण लिखा था। तरंग के अध्यारोपण वही चीज ना हुआ हो, सिद्धांत है तो सिद्धांत लग गया। एग्जाम्पल भी बहुत सारा दिए थे, लिख लिया। 5वां पॉइंट है, तो नहीं लिखा तो लिखो। लिखो जी जी। जब लेफ्ट, पॉइंट नंबर 5, जब लेफ्ट नीचे की ओर, जब लेफ्ट नीचे की ओर त्वरित रूप से गतिशील हो, त्वरित रूप से गतिशील हो, त्वरित रूप से गतिशील हो, तो लेफ्ट में स्थित, तो लेफ्ट में स्थित पिंड या वस्तु का भार, पिंड या वस्तु का आभासी भार वास्तविक भार से, वास्तविक भार से कम होगा। हाँ ठीक है, दोनों डिफरेंस है वो, बढ़िया से पढ़ के देखो, और जो भी हो फार्मूला आगे आ जाए। लिख लिया ना? अब बना लो डायग्राम। कहाँ चेंज करेगा? अब यहाँ से एरो हटा के कने एरो करेगा, एरो करेगा नीचे। अब एक बाद बनाओ इसमें, हाँ दोनों में से बड़ा कौन हो गया? तो हमारा mg बड़ा हो गया। बड़ा वाला में से छोटा को क्या कर देगा? माइनस कर देगा। mg माइनस, अब बराबर में कुछ, हाँ बराबर में m में। अब क्या तुम करेगा? यहाँ से m को एने लेके चल जाओ, r को एने लेके चल जाओ, तो mg माइनस बराबर में m कॉमन कर लो, g माइनस बराबर में, निकल गया पांचों कंडीशन में फॉर्मूला ना। चलो तो ये टॉपिक समाप्त। जल्दी लिखो तो आगे प्रश्न देते हैं। लिखो, लिख लिया बोले? हाँ लिख लिया हो? पीछे बॉयज लिखो क्वेश्चन पहला। लिखो किसी लिफ्ट में, अरे लिखो थोड़ा रफ्तार में रहो, रफ्तार में पढ़ रहा है तो रफ्तार भी होना चाहिए। हाँ क्या लिखा? किसी लिफ्ट में स्थित पिंड का द्रव्यमान, स्थित पिंड का द्रव्यमान 50 kg है। स्थित पिंड का द्रव्यमान, स्थित पिंड का द्रव्यमान 50 kg है, और वह 2.5 और वह 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित है, से त्वरित है, तो उसका बढ़ता हुआ आभासी, तो उसका बढ़ता हुआ आभासी भार ज्ञात करें। बढ़ता हुआ आभासी भार ज्ञात करें।
बातें आपस में नहीं। जल्दी बनाओ तो। देखिए सबके जोड़ी एक जैसा है। झूठ वो बोलता है कि तू बोलता है, सब तो वही है। 625 625 मात्रा कौन बोलेगा? तो हाँ चलो 625 न्यूटन। और कोई? कितना आएगा हो? 625 न्यूटन। और इस तरफ देख लो, देखो सुनो ध्यान से। बोलो, लेफ्ट में जो पिंड है उस पिंड का भार कितना, द्रव्यमान कितना दिया है? 50 kg। 50 kg। आगे क्या दिया हुआ है? एक्सलेरेशन कितना दिया है? अच्छा, थोड़ा सा निकालना तुमको क्या है? आभासी भार। और आभासी भार वो भी क्या बढ़ रहा है। अब बताओ कि जब कह रहा है कि बढ़ रहा है तो तुम कौन सा कंडीशन लागू करेगा? आर बराबर कौन सा है? ए प्लस ए न लागू करेगा। इसमें ही नहीं कहा ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। तुमको आभासी भार कह रहा है कि बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, तो ये बात तुमको देखो वहां पे कैच करना है। तो अब यहाँ से निकाल लो कैपिटल आर का वैल्यू। एम तुम्हारा कितना दिले है? वो 50 दिले है। ए का वैल्यू कितना है? और जी का वैल्यू कितना लिया? 10 पे काम किया है। ऐसे जनरली 9.8। तो अब यहाँ से निकाल लो तुम 50 गुने 12 पॉइंट कितना आ जाएगा? कैंसिल ना आ जाएगा 625 न्यूटन। यही आभासी भार उसका। और ऐसे देखो, अगर इसका वास्तविक भार हम थोड़ा सा पूछे ना, तो वास्तविक भार अगर यही प्रश्न में थोड़ा सा पूछ दे तो क्या जवाब देगा? अगर तुमसे कह दे हमको वास्तविक भार बताओ तो हाँ, अगर यही वास्तविक भार की बात किया जाए तो एम जी। अब एम जी कहने का मतलब एम की जगह 50 और जी की जगह पर 10 तो 500। तो वास्तविक भार 500 और आभासी भार 625। तो बताओ, जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, वो फॉर्मूला लगाएं तो देखो तो भार ऊपर बढ़ा हुआ मिला कि नहीं? बढ़ा हुआ मिला। लेकिन एकरे में अगर ये क्वेश्चन रहता ना कि उसका जो आभासी भार है ना वास्तविक भार से कितना अधिक है, तब ऑप्शन में चाहे आंसर में 625 तुम नहीं बोल सकता था, 125 बोलता। तो ध्यान देना वहां पे कि प्रश्न क्या कह रहा है, क्या हमसे पूछना चाह रहा है। 625 के बारे में पूछ रहा है कि 125 के बारे में। तो क्वेश्चन आज चलो नहीं को ऐसा ही देते हैं। लिखो लिखो, यदि लेफ्ट में 500 ग्राम के कोई वस्तु 500 ग्राम की कोई वस्तु स्थित है। 500 ग्राम के कोई वस्तु स्थित है। यदि यह लिफ्ट 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से त्वरित है
तो इसका घटता हुआ आभासी बल वास्तविक भार से कितना कम है, कितना कम है। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो इसमें अधिकतर बनवा दिए ना है। हो इसका एक्सरसाइज जो दिया हुआ है इसका न्यूमेरिकल तो अधिकतर बनवा दिए हैं, तो उसको अभ्यास करते रहना, देखते रहना, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन बनाते रहना। क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना है, सोचते हुए अपना कलम चलाना। छुट्टी मना रहा है ना, हो खूब छुट्टी मनाओ। 11th क्लास है ना, 11th क्लास में छुट्टी मनाओ ले जाता है। मात्रा तो 2.5 है। बड़ा सब जल्दी बोल दी, इतना कठिन क्वेश्चन था ना। आया हुआ तुम लोग का कितना आया? बोलो। चलो सही है, सब लोग का जवाब एक ही आ रहा है। क्या दिले है? मास कितना दिले है? 500, लेकिन 500 ग्राम हम लोग नहीं करेंगे, केजी में बदलेंगे। तो बताओ केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से भाग, कोची में आ जाएगा, कितना आ जाएगा? हाँ 1/2 आएगा ना रे, 0.5। अच्छा देखते हैं, बदल देंगे। हाँ एक्सेलरेशन कितना दिले है? इसमें थोड़ा सा क्या कर रहा है कि घटता हुआ आभासी भार ज्ञात करें। तो उसके लिए तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? m इंटू जी माइनस ए। तो यहाँ से m का काम कितना करेगा? g का 4.5, कितना? 5.5। तो अब क्या करेगा? 2.75 इतना कुछ आया, लेकिन ये आया क्या? ये आया आभासी भार। सब लोग आंसर ही ना बोल रहे हैं। कितना आंसर बोल रहे? अच्छा 2.25 बोल रहे हैं। आंसर तुम्हारा ए नहीं है। अब तोरा निकालना पड़ेगा वास्तविक भार। तो वास्तविक भार का क्या मतलब? और m तुम्हारा कितना है? हाँ 1/2। और g कितना है? तो कितना आ जाएगा? हाँ 5 न्यूटन। अब इसमें से उसको लेस करना पड़ेगा, यानी कि उसका घटा हुआ आभासी भार 5 - 2 पॉइंट कितना जा रहा है? 2.25। ये आंसर।
ये तुम्हारा जाके निकला। क्या एक्सेलरेशन जो होता है ना वो जी के कैसे बराबर होता है, ए बराबर ए में अलग अलग तरह से बने। फिर से बोलो। जो एक्सेलरेशन होता है ना वो जी के कैसे बराबर होता है? कहाँ बराबर हो रहा है? इसका मतलब ए में भी होता है और जी में भी होता है। हाँ, तो जैसे लिनियर मोशन चलता ना है, रेखीय गति प्रोग्राम एम में होता है, और एक ग्रेविटेशन आ जाता है ना अर्थ के रिस्पेक्ट में, जो फोर्स लगता है ना पृथ्वी के रिस्पेक्ट में, तो पृथ्वी के रिस्पेक्ट में कोई भी फोर्स लग रहा है तो प्रोग्राम में हम लोग एक्सेलरेशन नहीं प्रयोग करते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं मार्कर का द्रव्यमान नियम है, अर्थ जो है इस पे फोर्स लगा के अपनी ओर खींच रहा है, इसका द्रव्यमान नियम हो गया, खींच रहा है तो इसमें जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो ए नहीं, वो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न हो रहा है जी, इसलिए एम त्वरण जी गुरुत्वीय त्वरण। हाँ, अर्थ के रिस्पेक्ट में जो भी काम होता ना है छोटा जी आ जाता है, तो बराबर नहीं है। तुमको ऐसा लग रहा है कि ए बराबर एम जी होता है, बराबर एम ए होता है, तो ए की जगह पर जी कैसे आया? ए की जगह पर जी नहीं आया, वो अर्थ के रिस्पेक्ट की परिभाषा की वजह से जी आया, दोनों बराबर नहीं है। नहीं, रोजित बोल रहा था ना लीनियर मोमेंटम खड़ा है करा। हाँ, अचानक कहीं पर रुक गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो रुक जाएगा तो फिर उस कंडीशन में तो उसका वास्तविक भार आभासी भार के बराबर होगा। हाँ, जब रुकिए गया तो खुद यहाँ पे अब अपने आप से सोच सकता है, वही कंडीशन तुम्हारा होगा। तो बन जाना चाहिए इस पे प्रश्न। अब जिस तरह से पूछे इस पे न्यूमेरिकल, चलो हेडिंग डालो, लिखो तो। कुछ रे रेखीय संवेग, रेखीय हिंदी जाएगा रेखीय संवेग। देखो एक चीज इससे तुम्हारा और बेनिफिट क्या होने वाला है, पीछे जैसे पढ़ा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, अभी पढ़ रहा है लॉ ऑफ मोशन। जितना एक में टॉपिक मिल रहा है, चाहे पीछे जितना टॉपिक मिल रहा है, ये सारा तुम्हारा टॉपिक जो है, ये सारा टॉपिक तुम्हारा आगे चल के एक चैप्टर है रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति। अब घूर्णन गति चैप्टर पढ़ने के लिए इधर वाला जितना टॉपिक तुम पढ़ रहा ना है, वही सारा टॉपिक तुम्हारा वहाँ पे भी रहेगा, सेम टॉपिक रहेगा। अब दोनों टॉपिक सेम रहने का मतलब क्या है कि जैसे इन्हें तुम क्या पढ़ा, वेग पढ़ा, वेलोसिटी, उधर क्या तुम्हारा मिलने वाला है, कोणीय वेग। अब देखो जितना उसका डिफिनेशन तैयार करेंगे, चाहे कॉन्सेप्ट बनाएंगे या ऐसा यूनिट बनाए या डायमेंशन बनाए या फार्मूला बनाए, हम इसी का हेल्प से हम वहाँ पे बनाएंगे। और तुम इधर जैसे वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया ना है, तो ध्यान पड़ेगा ना, तो उसको समझना बनाना थोड़ा आसान पड़ जाएगा। इधर हम लोग क्या पढ़े, त्वरण पढ़े, एक्सेलरेशन, उधर क्या पढ़ेंगे हम लोग, कोणीय त्वरण हम लोग पढ़ेंगे। इधर हम लोग पढ़े फोर्स, यानी कि एक तरह से कहो कि बल, तो वहाँ पे क्या पड़ेगा, वहाँ पे घूर्णन बल नहीं बोलते हम लोग, वहाँ पे बोलते हैं बल आघूर्ण, बल आघूर्ण हम लोग बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इधर तुम पढ़ा क्या, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम पढ़ रहा है अभी, रेखीय संवेग, वहाँ पे क्या तुम पढ़ेगा, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। इसका जैसे डिफिनेशन, फार्मूला, मात्रक, बीमा, इसके पैटर्न पे उसको भी तैयार करेंगे। तो हम लोग कंपेरिजन कर करके पढ़ेंगे। तो कंपेरिजन करके कब पढ़ेगा, पीछे वाला बातें ध्यान पे रहेगा, दिमाग पे रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी बन पाएगा। इसलिए बातें को ध्यान से देखो, पढ़ते जाओ ताकि वहाँ सब टॉपिक क्लियर हो तुम्हारा।
अब तुम ही इसके बारे में बता सकता है लीनियर मोमेंटम के बारे में। क्या से डिनोट करते हैं बोलो? हाँ, इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या से? P से। और P बराबर तुम्हारा क्या मिलता है? mv। m तुमको क्या बता रहा है? m बता रहा है मास। अब v क्या बता रहा है? इस मास के वेलोसिटी। इस मास का बता रहा है तुम्हारा वेलोसिटी। अच्छा, इस संवेग में जो परिवर्तन होता ना है, मोमेंटम में जो परिवर्तन होता है, इस संवेग में परिवर्तन का दर जो होता है ये किसका प्रोपोर्शनल होता है? हाँ, उस पे आरोपित बल के समानुपाती होता है। जो भी बाहरी बल आरोपित होता है। ये बातें कहाँ अच्छा मिलता है? ये कहाँ पे बातें मिलता है कि संवेग में परिवर्तन के दर जो है उस पे लगाए गए बाहरी बल के समानुपाती होता है। यह स्टेटमेंट किस में मिलता है? ठीक बोल रही हो और परफेक्ट बोलो एकदम। उसमें भी कहा? हाँ, ये न्यूटन के सेकंड लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ ही तुम्हारा ये है कि यदि किसी बॉडी पर अगर बाहरी बल लगाया जाए ना, तो उस बॉडी के संवेग में जो परिवर्तन के दर होता है वह बाहरी बल के लगाए गए के क्या होता है? समानुपाती होता है। और वहां से तुम बातें भी देखा होगा तुम, एक प्रोपोर्शनल संवेग में परिवर्तन के दर क्या लिखेगा? dp/dt। और स्मॉल के लिए आप बताओ, p के जगह पर तुम यहाँ से क्या रख सकता है? हाँ, p की जगह पर m। अब बराबर बटा में यहाँ से तुम एक काम कर सकता है, m को क्या कर दो बाहर, dv/। अब यहाँ से m और dv/dt किसके बराबर हो गया? तो हम लोग इस आधार पे कहते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या प्रूफ होता है? बल के फार्मूला सिद्ध होता है ये तुम्हारा। लेकिन खैर ये तो तुम्हारा है। यहाँ पर बताओ डेफिनेशन क्या बनेगा लीनियर मोमेंटम का? क्या डेफिनेशन बनेगा इसका? हाँ, किसी गतिशील पिंड के द्रव्यमान और उसके वेग में परिवर्तन के गुणनफल। यदि कोई पिंड गतिशील हो और उस पिंड के वेग, दोनों का जो गुणनफल है, मल्टीप्लाई है, इसी को मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं? संवेग बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं। यहाँ से तुम बताओ फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में। लीनियर मोमेंटम क्या होगा? kg। मास हो गया kg। अब वेलोसिटी के बोलो रे, मीटर पर। दूसरा बोलो लीनियर मोमेंटम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तीसरा बोलो लीनियर मोमेंटम। हाँ बोलो। kg का हो गया कुछ? kg का हो गया m। मीटर के, टाइम के, फाइनल आंसर। अच्छा, क्वांटिटी बता दो कौन से हैं? दो चीज में लड़ाई चल रहा है, तो पहले आपस में फैसला कर लो। लीनियर मोमेंटम, जल्दी फैसला करके बोलो। इज ऐसे हो गया, उल्टा हो गया ना रे। कौन सा क्वांटिटी? तब स्केलर। स्केलर उदरा का 50 तब 6 कहाँ चल गया? चरे घास रे। ट्रिक भूल गई? याद आया? उदरा का 50 तब 6। देखो तो चेक करके लिखो। रेखीय संवेग लिख लिया। देखो, जब कोई पिंड गतिशील हो, हाँ, जब कोई पिंड गतिशील हो
तो उस पिंड के द्रव्यमान और वेग, उस पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को लीनियर मोमेंटम कहते हैं। लीनियर मोमेंटम कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। P द्वारा सूचित किया जाता है। पैराग्राफ चेंज कर देना, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। लिखो यदि m द्रव्यमान के पिंड, यदि m द्रव्यमान के पिंड v वेग से गतिशील हो, तो इसका लीनियर मोमेंटम रैखिक संवेग। यहाँ से पहले फार्मूला लिख लो, फार्मूला लिखने के बाद पॉइंट चारों नोट करो। पूरा में लिखना है यहाँ पे स्पेलिंग लीनियर मोमेंटम, यानी कि शॉर्टकट में तो नहीं डॉट डॉट मार देना। कहीं से लिखो, यहाँ से लिखो, चौथा सही नहीं था, ऐसे लिखो। कहाँ से लिखें? सवाल तो ये हमेशा ये बंद ना होगा, ये क्वेश्चन कभी नहीं खत्म होगा। हाँ, पहले चारों लिख लो तो फार्मूला नीचे लिखना। पूरा करिए तो आप इधर आ जाए। ऑफ कर दे।